नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में किया 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। नववर्ष पर राज्य के 3 लाख गरीब परिवारों का गृह प्रवेश। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार केवल घर नहीं बल्कि जिंदगी बनाती है। छत्तीसगढ़ से पहले महाराष्ट्र पहुंचे प्रधानमंत्री। नागपुर में रखी माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला। सोलर डिफेंस संयंत्र का किया दौरा। आरएसएस को बताया भारत की अमर संस्कृति का अक्षयवट। राष्ट्रीय चेतना जगाए रखने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार किए साझा। देशवासियों को भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की दी शुभकामनाएं। जल संरक्षण, खेल और फिटनेस के प्रति देशवासियों को किया जागरूक। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन। पटना में 800 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। गोपालगंज में की रैली। कहा, मोदी सरकार कर रही है बिहार में चहुमुखी विकास। और छत्तीसगढ़ में 50 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 13 नक्सलियों पर था 68 लाख का इनाम। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने डाले हथियार। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। समाचार में आपको बताएंगे देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें विद्युत, तेल, गैस के अलावा रेल, सड़क और शिक्षा और आवास की योजनाएं शामिल रहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने गरीबों की सुध नहीं ली थी, लेकिन राज्य में भाजपा सरकार ने पहली कैबिनेट में ही 18 लाख गरीबों के घर बनाने का फैसला लिया। यह है मोदी की गारंटी, जो गारंटी पूरा होने की गारंटी है। आदिवासी और ग्रामीण परिवारों के लिए पक्की छत सुनिश्चित करने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश कराया गया। प्रधानमंत्री योजना के कुछ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाबी सौंपी। नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। 3 लाख परिवार साथियों, एक नए जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता। इन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था, और तब हमने गारंटी दी थी ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। विद्युत परियोजनाओं में बिलासपुर में एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 3 की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। ये 9,790 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजना है। परियोजना से बिजली उत्पादन की दक्षता बढ़ेगी। ये अत्याधुनिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। विद्युत उत्पादन बढ़ाने वाली एक और परियोजना को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। यह छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड की क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना है, जिसका निर्माण 15,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के 15,800 करोड़ रुपए की लागत वाले पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं।
इस परियोजना से राज्य के त्वरित औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गैस और तेल पाइपलाइन परियोजनाओं में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजनाएं शामिल रहीं। बीपीसीएल की सिटी गैस वितरण पाइपलाइन, जिससे कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में गैस वितरित की जाएगी। इसके अलावा 200 किलोमीटर से अधिक हाई प्रेशर पाइपलाइन और 800 किलोमीटर से अधिक मीडियम डेंसिटी पॉली इथिलीन पाइपलाइन परियोजना शामिल रही। सीएनजी डिस्पेंसिंग आउटलेट भी इसमें शामिल रहे। वहीं एचपीसीएल 540 किलोमीटर लंबी विशाख रायपुर पाइपलाइन परियोजना की प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखी, जिसकी लागत 2210 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इस बहुउत्पाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन पाइपलाइन की क्षमता 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक होगी। प्रधानमंत्री ने 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसकी लागत 2690 करोड़ रुपए से अधिक की है। 700 करोड़ रुपए के निवेश से आज 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं और अभनपुर और रायपुर स्टेशनों के बीच मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। एक अन्य उपलब्धि के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। सड़क संपर्क बेहतर बनाने और राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए 1300 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं में NH 930, NH 43 के 2 लेन में अपग्रेडेशन पूरा होने पर उन्हें प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं NH 130D के 47.5 किलोमीटर के कोंडागांव नारायणपुर खंड को 2 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राज्य के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र को समर्पित किया। वहीं प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 130 स्कूलों को अपग्रेड किए जाने की योजना का शुभारंभ भी उन्होंने इस मौके पर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिपदा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने नागपुर स्थित स्मृति मंदिर का दौरा किया और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि पर डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन बहुत विशेष है। ये हमारे प्रेरणा पुंज परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जयंती का भी अवसर है और इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति के मूल्यों को समर्पित आरएसएस के ऊर्जा पुंज पर पीएम मोदी की मौजूदगी ने सभी को अभिभूत किया। उन्होंने कहा कि यह स्थली सभी को राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही उन्होंने आरएसएस को अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट भी बताया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी।
2014 में स्थापित यह संस्थान नागपुर में स्थित एक प्रमुख सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा केंद्र है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराना है। उन्होंने 2025 से 2047 तक के कालखंड को देश के लिए अहम पड़ाव बताया। 2025 से 2047 तक ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। हमें सेवा के अपने संकल्प को हमेशा प्रज्वलित रखना है, हमें अपने परिश्रम को बनाए रखना है, हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि पर संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि भेंट की। यह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पंच तीर्थों में से एक है। दीक्षा भूमि लोगों को गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए समान अधिकार और न्याय की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। नागपुर के स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री का खुलकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री का काफिला जहां से भी गुजरा वहां पर फूल बरसाकर लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार और अश्वनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद उत्साह के साथ जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इस दौरान पारंपरिक नृत्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के जो आम नागरिक थे वो भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेहद उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से बारिश की बूंदों को संरक्षित करते हुए देशवासियों से जल संरक्षण का आह्वान किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने टेक्सटाइल वेस्ट की समस्या पर भी चर्चा की, जो कि एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुकी है। उन्होंने बताया कि भारत में टेक्सटाइल वेस्ट को कम करने के प्रयास जारी है। ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। गर्मियों का मौसम आते ही देश में हर स्तर पर जल संरक्षण की दिशा में काम शुरू हो जाता है। देश में सरकार के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं जल संरक्षण की दिशा में काम कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में देशवासियों ने अपने छोटे छोटे प्रयास से 11 अरब क्यूबिक मीटर पानी बचाने का काम किया है। इस दिशा में सरकार की कैच द रेन अभियान की अपनी भूमिका है। कई स्तरों पर जल निकायों को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सॉकपिट का निर्माण हो रहा है।
हर साल की तरह इस बार भी कैच द रेन अभियान के लिए कमर कस ली गई है। ये अभियान भी सरकार का नहीं बल्कि समाज का है, जनता जनार्दन का है। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इस अभियान के तहत देश के कई हिस्सों में जल संरक्षण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा देता हूं। पिछले 7-8 साल में नए बने टैंक, पॉन्ड और अन्य वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर से 11 बिलियन क्यूबिक मीटर उससे भी ज्यादा पानी का संरक्षण हुआ है। दुनिया भर में पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द हटाकर नए कपड़े लेने का चलन बढ़ रहा है। इससे टेक्सटाइल वेस्ट की समस्या सामने आ रही है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। इस चुनौती से निपटने की दिशा में देश में कई स्तर पर काम हो रहे हैं। भारतीय स्टार्टअप अपने नवाचार से टेक्सटाइल वेस्ट कम करने की दिशा में काम कर रहा है। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। कई ऐसी टीमें हैं जो कचरा बीनने वाले हमारे भाई बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं। कई युवा साथी सस्टेनेबल फैशन के प्रयासों में जुड़े हैं। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। टेक्सटाइल वेस्ट से सजावट की चीजें, हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौने जैसी कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कई संस्थाएं आजकल सर्कुलर फैशन ब्रांड को पॉपुलर बनाने में जुटी हैं। नए नए रेंटल प्लेटफॉर्म भी खुल रहे हैं जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर मिल जाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के साथ घर के आगे ठंडा जल और छतों पर पक्षियों के लिए ठंडा पानी रखने का आग्रह किया। वहीं कपड़े के फिर से उपयोग करने के लिए कपड़े बीनने वाले भाई बहनों के सशक्तिकरण के पहल की भी सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गोपालगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 2025 में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार के लोगों को यह तय करना है कि हमें लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। जब से बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार आई, यहां विकास की शुरुआत हुई। अमित शाह ने कहा कि हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। हमने पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर हुई, यहां विकास की शुरुआत हुई है। ये 10 साल के अंदर कई सारे विकास के काम जो 65 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर करने का काम किया है। एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है। हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए। 1,60,00,000 घरों में जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाया। 3,52 लाख लोगों को हमने 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं। आरजेडी ने पूरे बिहार को तबाह करके रखा था। 87 लाख किसानों को हर साल
6,000 रुपया दिया। 1,60,00,000 घरों में जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाया। 3,52,00,000 लोगों को हमने 5 लाख तक के स्वास्थ्य की सुविधाएं दी। 1.5 करोड़ शौचालय बनाए। 9 करोड़ लोगों को हमने हर माह 5 किलो अनाज दिया। 1,17,00,000 बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आता। गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर में आज 50 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देश से मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के अभियान में जुटी है। सरेंडर करने पहुंचे 13 नक्सलियों पर 68 लाख रुपए का इनाम है। ये नक्सली अलग अलग वारदातों में शामिल रहे हैं। हाल ही में बीजापुर और सुकमा में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रदेश सरकार ने पुनर्वास नीति भी बनाई है ताकि वो हिंसा की राह छोड़कर शांति और विकास की राह चुने। बीजापुर एसपी कार्यालय में 50 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के दौरान डीआईजी और सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हजार रुपए का चेक भी दिया गया। माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः पीएलजे बटालियन नंबर 1 से 1 सदस्य, कंपनी नंबर 2 से 4 सदस्य, इसी प्रकार कंपनी नंबर 7 का 1 सदस्य है और कुतुल एरिया कमेटी, इसके अलावा नेशनल पार्क का जो प्लाटून नंबर 2 है उसके 1 और 2 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा जनताना सरकार, केएमएस अध्यक्ष, सीएनएम अध्यक्ष, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, मिलिशिया प्लाटून सदस्य, भूमकाल कमांडर, इस प्रकार जितने भी जो इनके और अदर जो सपोर्टिंग रोल वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया है। विकसित भारत के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को जोड़ने का सिलसिला जारी है। भगवान जगन्नाथ की धरती से शुरू हुए रीच लाइफ की दिल्ली शाखा ने कनेक्टिंग थॉट लीडर्स मिशन के माध्यम से देश भर से लोगों को विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने की मुहिम शुरू की है। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने का मंत्र देश में अब एक क्रांति बन चुका है, लेकिन इस लक्ष्य के लिए हर आम खास की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने स्तर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। ये जिम्मेदारी उन लोगों के लिए और भी बड़ी हो जाती है जो समाज में एक सम्मानित स्थान हासिल कर चुके हैं। भगवान जगन्नाथ की धरा से उत्पन्न हुई एक संस्था रीच लाइफ की कोशिश है कि समाज के ऐसे ही लोगों को एक साथ जोड़ा जाए। रीच लाइफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर तापस पंडा पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर पूरे देश से अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिभाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा रीच लाइफ का मूल उद्देश्य ही है कनेक्टिंग पीपल विद कनेक्टिंग माइंड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम होना चाहिए, सोशल एम्पावरमेंट में काम होना चाहिए, मोरल एजुकेशन में काम होना चाहिए, आध्यात्मिक लाइन में काम होना चाहिए। हर सेक्टर में कहीं ना कहीं गैप है और वो गैप को कनेक्ट करेगा ओनली कनेक्टिंग लीडर्स। नई दिल्ली में साल 2047 तक भारत को विकसित भारत के लक्ष्य पर वरिष्ठ सांसदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। As we march towards a new India, नया भारत, thought leadership is more critical than ever. We need to connect experts across domains, economics, technology, education, governance, and social development to develop innovative solutions that will accelerate India's progress. इस देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए जो हम जिस कल्पना के साथ मानव समाज के कल्याण की बात करके हम करते हैं, सभी सबका साथ सबका विकास का नारा देके वो संभव नहीं हुआ, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो विजन है, माँ तेरा वैभव अमर रहे, माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दीन चार रहे या न रहे, इसी भाव से काम करते रहे। भारत की ताकत को पहचानना पड़ेगा दुनिया के लोगों को। वहाँ से ये भारत की ताकत की शुरुआत हुई और आज हम कहाँ पहुँच गए? 5वें नंबर पे आने वाली 27 में हम दुनिया की तीसरी ताकत बन जाएंगे। कारोबार जगत से जुड़े लोगों ने भी विकसित भारत को लेकर के अपना रुख व्यक्त किया।
हमारे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के बीच इतना अंतर है। अगर है इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो सकता, अगर नहीं हो सकता, अगर हिंदुस्तान का हर एक आदमी विकसित नहीं होगा तो विकसित भारत का सपना अधूरा ही रह जाएगा। कि एक तो अर्थनैतिक अभिवृद्धि बढ़ा है, ये अनदर थिंग लोग का जो मानसिक अवस्था, स्पिरिचुअल जो हम जो बोलते हैं कि आध्यात्मिक अभ्युदय, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो लोग का जीवन धारा में परिवर्तन आया है। इस अवसर पर बीजेपी के केंद्रीय संयोजक श्री नूने बलराज ने लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई। 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। वहीं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से पधारे मुख्य अतिथि संविता शास्त्री श्री अर्जुन प्रसाद वास्तोला जी ने भारत को विकसित बनाने के लिए लोगों से वर्तमान में रहने का प्रयास करने और ईश्वर पर विश्वास करने का मंत्र दिया। हम विकसित भारत बनाएंगे बोल के लोक संकल्प नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। जो आस्तिक है वो बहुत जल्दी सफल होता है, जो नास्तिक है वो हमेशा ये क्या या तो भूतकाल सोच के बैठता है या तो भविष्य की चिंता करता है, वर्तमान में नहीं रह सकता। कोई भी नास्तिक वर्तमान में नहीं रह सकता है। सिर्फ आस्तिक आदमी चाहे एक सेकंड के लिए वो भगवान के मंदिर में घंटा बजाने के टाइम में वर्तमान में आ जाता है। उम्मीद की जा सकती है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में रीच लाइफ का यह प्रयास उचित मुकाम पर जरूर पहुंचेगा। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।